नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा है ओपी नैयर और आशा भोसले की मोहब्बत का। साल 1926 में लाहौर में जन्मे ओपी नैयर ने 1952 में आसमान फिल्म से अपना करियर शुरू किया, लेकिन उन्हें असल पहचान गुरुदत्त की फिल्मों से मिली। रिदम किंग और ताल का बादशाह कहे जाने वाले ओपी नैयर साहब ने आर पार, मिस्टर एंड मिसेज 55, सीआईडी, तुमसा नहीं देखा जैसी फिल्मों में काम किया और उनके काम ने उन्हें हर तरफ जगमगा दिया। जितनी उनकी प्रोफेशनल लाइफ की चर्चा होती है, उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ की भी। आशा भोसले के साथ उनके रिश्ते ने उनकी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। उसके बाद न तो वो अपने परिवार के रहे और न ही वो आशा भोसले के हो पाए। ये कहानी संगीतकार ओपी नैयर और आशा भोसले के उस प्रेम संबंधों की है जिसकी चर्चा आज दशकों बाद भी फीकी नहीं पड़ी। और एक तरीके से, चूंकि ये वो दौर था जब आशा भोसले और ओपी नैयर साहब साथ में काम करते थे और आशा भोसले के साथ काम करते करते ओपी नैयर पर यह आरोप भी लगा कि वो आशा भोसले को जानबूझकर खूब फिल्में देते हैं, उनसे गाने गवाते हैं, जबकि उनके तुलना में बहुत सारी सिंगर्स ऐसी हैं जिनके साथ में काम किया जा सकता है। मसलन उस दौर की मशहूर गायिका थीं गीता दत्त, जो गुरदत्त साहब की पत्नी थीं। उनका भी ये आरोप था कि उन्होंने ही ओपी नैयर को गुरदत्त से मिलवाया और बाद में ओपी नैयर उन्हें ही नजरअंदाज करने लगे। और आशा भोसले को सुपरहिट बनाने का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो वो ओपी नैयर ही थे। उन्होंने ही आशा भोसले की आवाज और रेंज का फायदा उठाते हुए उन्हें ढेरों मौके दिलवाए और उन्हीं की वजह से आशा भोसले को उनकी पहचान मिली जो आज भी हर किसी के दिल में बनी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आशा भोसले कमाल की गायिका रही हैं आज भी। ओपी नैयर को नजदीक से जानने वाले सिराज खान एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मेरा ख्याल है कि इस तरह का रिश्ता बॉलीवुड क्या हॉलीवुड में भी नहीं हुआ है। उनकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप रोमांस में बदल गई और 1958 से लेकर 1972 तक, यानी कि 14 सालों तक उनका साथ बना रहा। यह बहुत गहरा रहा था। और आप सोचिए कि एक शादीशुदा शख्स जिसके खुद के 4 बच्चे हैं और वो एक तलाकशुदा महिला आशा भोसले के साथ खुलेआम बंबई में घूमा करते हैं। और ये वो दौर नहीं था जब इतना खुलापन रहा हो। नैयर साहब ने खुद भी एक इंटरव्यू में कहा था, ये तो सुना था कि लव इज ब्लाइंड, लेकिन मेरे मामले में लव ब्लाइंड के अलावा डीफ यानी बहरा भी था, क्योंकि आशा भोसले की आवाज के अलावा मैं कोई और आवाज सुन नहीं पाता था। और यही कारण थी कि उन्होंने शमशाद बेगम और गीता दत्त से भी दूरी बना ली, किनारा कर लिया। मशहूर इतिहासकार राजू भारतन अपनी किताब ए जर्नी डाउन मेमोरी लेन में लिखते हैं, ओपी नैयर का आशा भोसले के प्रति प्यार इस हद तक था कि एक बार उन्होंने बिना कोई शब्द कहे गीता दत्त को फोन उनका रख दिया था। गीता दत्त ने फोन किया और गीता दत्त ने सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया था कि मैंने ऐसी क्या खता की कि आप मुझे अपने गाने के लिए नहीं बुलाते। ये वही गीता दत्त थी जिन्होंने ओपी नैयर की पहले पहल गुरदत्त से सिफारिश की थी जब वो इंडस्ट्री में नए थे। ओपी नैयर का आशा भोसले के साथ रिश्ता 14 सालों तक चला और एक जमाने में ओपी नैयर की कैडलक कार में घूमने वाली आशा भोसले ने 1972 में इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया। और 1972 तक खुद आशा भोसले एक बड़ा और जाना पहचाना नाम बन चुकी थी गायकी के क्षेत्र में। इसके बाद आशा भोसले और ओपी नैयर ने एक साथ कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन इससे पहले उन्होंने प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड किया, जिसे 1973 का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। आशा भोसले उस इवेंट में नहीं गई। ओपी नैयर ने उनकी तरफ से अवार्ड लिया और घर वापस लौटते समय उन्होंने वो ट्रॉफी चलती कार से सड़क पर फेंक दी। ये गुस्सा है और
यह गुस्सा आशा भोसले के प्रति ओपी नैयर का था। सिराज खान ने इस बारे में कहा एक इंटरव्यू में कि नैयर साहब अपनी कार से वापस लौट रहे थे। उनकी कार में गीतकार एच.एस. बिहारी बैठे हुए थे। सड़क पर उस समय सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक से नैयर साहब ने कार का शीशा नीचे किया और वो ट्रॉफी फेंक दी जो एक खंबे से टकराई। आखिरी आवाज जो उन्होंने सुनी जैसे कोई चीज चूर चूर हो जाती है। और उन्होंने बगल में बैठे हुए एच.एस. बिहारी साहब से कहा कि ये जो आपने ट्रॉफी टूटने की आवाज सुनी, इसके साथ ही आशा इज आउट ऑफ माई लाइफ फॉरएवर। ये बात ओपी नैयर ने आशा भोसले को लेकर कही। जहां आशा भोसले को ओपी नैयर पलकों पर बैठाकर रखते थे, वहीं उनकी बहन लता मंगेशकर से भी एक गाना नहीं गवाया। और उनका कहना था कि जो आवाज उन्हें चाहिए थी वो लता में नहीं थी। उनके संगीत को लता की आवाज सूट नहीं करती थी। एक बार स्क्रीन को दिए गए इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने कहा था कि वो ओपी नैयर के लिए कभी कोई गाना नहीं गाएंगी। फिर ओपी ने कहा कि उन्होंने उनसे गाने के लिए ही कब कहा, वो तो खुद उनसे गाना नहीं गवाते कभी। ओपी नैयर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी पत्नी सरोज नैयर शादी से पहले एक स्टेज डांसर थीं और वो लाहौर रेडियो स्टेशन पर ओपी नैयर से मिली थीं। उस समय वो एक स्टेशन पर सिंगर थे और फिर दोनों में मोहब्बत हुई और शादी कर ली। उनके 4 बच्चे थे, बेटियां सोनिया, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी और बेटा आशीष। आशा भोसले के साथ अफेयर के कारण उनकी मैरिड लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ा। सरोज नैयर एक बेहद समर्पित पत्नी थी, लेकिन दोनों का रिश्ता इस कदर टूटा कि ओपी नैयर को घर छोड़ना पड़ा। कहने वाले कहते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से घर नहीं छोड़ा, बल्कि परिवार ने ही उनसे दूरी बना ली थी और फिर उन्हें मजबूर होकर वो घर छोड़ना ही पड़ा। परिवार से अलग होकर ओपी नैयर 1979 में अपने चर्च गेट मुंबई वाले घर से चले गए। पहले वो एक होटल में रहे और फिर 1989 से विरार में सिंगर माधुरी जोगलेकर के साथ रहे और फिर ठाणे में रानी नखवा और उनके परिवार के साथ पेइंग गेस्ट के तौर पर रहे। ओपी नैयर ने अंतिम दिनों में कहा था कि उनके अंतिम संस्कार में उनके परिवार को शामिल न किया जाए। 28 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनके परिवार का कोई भी सदस्य या बॉलीवुड से कोई भी शमशान घाट पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल ही नहीं हुआ, जैसा कि वो खुद भी चाहते थे। लेकिन आशा भोसले को लेकर जो टीस थी, जो तकलीफ थी, वो जिंदगी के आखिरी दिनों तक बनी रही। उन्होंने आशा भोसले से जितनी बेइंतहा मोहब्बत की थी, उतनी ही नफरत जिंदगी के आखिरी दिनों तक ओपी नैयर ने की। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।